कल की क्लास में जैसे अपन ने सारा जो है पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, जिसमें भी अपन ने केवल क्या पढ़ा था, महान मरुस्थल के बारे में पढ़ा था कि वहां पर किस तरह की झीलें हैं, सारी तरह के बालू का स्तूप जो थे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो ये वाला हिस्सा है ना, येलो कलर वाला जो हिस्सा है, इसको हम पढ़ेंगे, जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ नदियां या कुछ नहरें हैं, ठीक है, कुएं भी हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। पूरी तरह से ये मरुस्थल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना इतना हिस्सा है, जो इसको क्या कहेंगे हम, घग्गर बेसिन, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी है, घग्गर नदी बहती है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं ना ऊपर, तो उनके अंदर कौन सी नदी है, घग्गर नदी बहती है। फिर उसके बाद देखो, जैसे जो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, कातली बेसिन। यहाँ पर कातली नदी बहती है, ठीक है। कातली नदी के कारण इसको कातली नदी या शेखावटी बेसिन भी कहा जाता है। ऊपर वाला है घग्गर बेसिन, और उसके जस्ट बाद कौन सा है, शेखावटी बेसिन है। और उसके बाद आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि है, बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला नागौरी उच्च भूमि है। नागौरी उच्च भूमि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमि जो है ना, यहाँ पर हल्की सी उठी हुई है, ठीक है, तो इस वजह से इसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे लास्ट वाला आ जाता है हमारा लूनी बेसिन। यहाँ पर लूनी नदी है, लास्ट में लूनी नदी है। लूनी नदियां वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसके अंदर बताया भी था आपको कि यहाँ पर जो है वो लूनी नदी बहती है, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी है जो इसके अंदर आकर गिरती हैं। तो ये 4 पार्ट है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले घग्गर बेसिन है, फिर उसके बाद कातली बेसिन या शेखावटी बेसिन आ जाता है, और थर्ड नंबर पे आ जाता है नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट में आ जाता है लूनी बेसिन। तो अर्ध शुष्क को भी जो है हमने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल जो था उसको 2 भागों में बांटा, एक महान मरुस्थल यानी कि शुष्क मरुस्थल, और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल को हम पढ़ चुके हैं पूरा, जिसमें 4 जिले आते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के भी आगे इन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसमें से पहला घग्गर बेसिन है, दूसरा शेखावटी या कातली बेसिन है, तीसरा नागौरी उच्च भूमि है, और चौथा है लूनी बेसिन। अब देखो, जैसे अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसका उपविभाजन 4 भागों में किया, मैंने आपको अभी मैप के थ्रू बता दिया कि इसको 4 भागों में बांटेंगे। जिसमें सबसे पहले है घग्गर बेसिन। नदी कौन सी है, घग्गर नदी है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, घग्गर बेसिन कहा जाता है। विस्तार देखो हनुमानगढ़ और गंगानगर तक रहता है इसका। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है, हनुमानगढ़ में बहती है। वैसे तो देखो यहाँ पर जो किला है वहां तक ही, थोड़ी बटनेर का जो किला है वहीं तक है इसका विस्तार, लेकिन अगर कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है तो ये आगे गंगानगर, अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से भी आगे जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है ये नदी, घग्गर नदी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको घग्गर बेसिन कहा जाता है। इसमें 2 जिले आ जाते हैं, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़। वर्तमान में राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र नहरों के कारण, ये जो क्षेत्र है हमारा घग्गर बेसिन जो है, क्योंकि आईजीएनपी जो नहर है वो सबसे ज्यादा जो है वो यहीं से निकलती है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर नहरें भी ज्यादा है। नहरें होने के कारण क्या है, यहाँ पर सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। चावल वगैरह वो हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होते हैं घग्गर बेसिन के कारण, और यहाँ पर नहरों के कारण। अभी यहाँ पर सेम जो प्रभावित समस्या वो बहुत ज्यादा है हनुमानगढ़ में, एक तो आईजीएनपी के कारण ही है। वर्तमान में सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है। सेम प्रभावित क्षेत्र मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पानी से एक दलदली भूमि बन जाती है, जहां पर जलमग्न क्षेत्र जो होता है ना, जहां पर जल का जो क्षेत्र है एनी टाइम बना रहता है, दलदली सी भूमि हो जाती है। जिप्सम के कारण नीचे पानी नहीं, चूना पत्थर और जिप्सम के कारण पानी जमीन में तो जा नहीं पाता, वो ऊपर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है दलदली समस्या या सेम की समस्या हो जाती है। सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। यहाँ हल्की पीली मिट्टी पाई जाती है। रसदार फलों का उत्पादन होता है क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, तो इसी वजह से रस वाले जो फल होते हैं उनका जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। जैसे किन्नू है, माल्टे, मौसमी, ठीक है। तो किन्नू वगैरह के बाग जो है यहाँ पर गंगानगर वाली साइड बहुत ज्यादा है, तो किन्नू, माल्टा, मौसमी की खेती की जाती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। वहां भी इसी तरह के रसदार फल जो है उनका उत्पादन किया जाता है, तो इसी वजह से इसकी तुलना जो है भूमध्य सागरीय जलवायु से करी है। फिर आ जाती है हमारी कातली बेसिन। ये देखो, जो सेकंड वाला पार्ट था ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, घग्गर बेसिन। अब शेखावटी भाग या कातली बेसिन। तो देखो, कातली बेसिन को इसको कातली बेसिन या शेखावटी बेसिन भी कहते हैं। क्षेत्र है इसके सिक्कर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले जो है वो इसके अंदर कवर अप होते हैं, और रेतीली लाल मिट्टी पाई जाती है।
सब। फिर देखो यहाँ पर खरीफ की फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, धान, कपास, मूंग, मोठ, बाजरा, ये सब जो है वो यहाँ पर बोई जाती है। और रबी की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, जिसमें चना, सरसों, गेहूं, ये सब जो है रबी की फसलों के अंदर आते हैं। फिर आ जाती है नागौरी उच्च भूमि, इसके थर्ड नंबर का जो पार्ट था ये वाला तो नाग शेखावटी प्रदेश हो गया, ये घग्गर बेसिन हो गया, और लास्ट में क्या आंसर आ गया हमारा, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, यहाँ की भूमि उठे हुए होने के कारण, थोड़ी सी उठी हुई होने के कारण ही क्या है, यहाँ पर ये क्षेत्र जो है वो ऊंचाई के कारण जो है इसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। फिर देखो इसके क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, नागौर है, जोधपुर है और पाली है। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर। फ्लोराइड जैसे युक्त पानी जो होता है ना उसमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ये हड्डियां जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ठीक है, लवण वगैरह जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे देखो जैसे पेस्ट वगैरह जो होती है उनके अंदर भी फ्लोराइड होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अगर हमारे फ्लोराइड अगर बॉडी में जाता है तो वो सही नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज की ज्यादा अधिकता होना खराब ही करता है, अधिकता भी और कमी भी, ठीक है। अगर फ्लोराइड जो है वो अगर ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या है, उसका इफेक्ट जो है वो हड्डियों पर पड़ता है, ठीक है। तो हड्डियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसी वजह से यहाँ के जो एरिया है उसको कुबर पट्टी के नाम से जाना जाता है, नागौरी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है। तो उसके अंदर भी कहाँ एक प्रॉपर एरिया है, नागौर से अजमेर के बीच में जो है ना इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है फ्लोराइड की पानी के अंदर। लोग कितनी भी कोशिश कर लो ये आरओ वगैरह लगा लो, लेकिन मात्रा तो उसके अंदर रहती ही है फ्लोराइड की। तो वो फ्लोराइड जो है वो बहुत ही नुकसान कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस से ग्रसित रोगी सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बांकी पट्टी या कुबर पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि बांकी पट्टी या कुबर पट्टी के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, नागौर से अजमेर के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, बांकी पट्टी या कुबर पट्टी कहलाता है। या किसके कारण, फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण। और रोग कौन सा हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कुबर पट्टी का मतलब ये होता है, कुबर जैसे कमर पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो बैकबोन होती है वो पूरी तरह से झुक जाती है, इंसान झुक कर चलना शुरू कर देता है, तो वो जो होती है उसको कुबर कहा जाता है। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, चूना पत्थर है, जिप्सम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर के जो भाग हैं वो लगभग क्या है, टैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी या इन सबसे जो बनी हुई चट्टानें होती हैं वो सब अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। बाद में जब ये चट्टानें जो है संगमरमर के रूप में भी पाई जाती है, कायांतरित चट्टानें जो होती है ना वो संगमरमर के रूप में भी पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर संगमरमर जो है सबसे अच्छा मिलता है नागौर के अंदर। तो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये तो पता ही है हमें। ये चूना पत्थर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर पानी के ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत कम है, किस वजह से, चूना पत्थर और जिप्सम के कारण है। तो यहाँ पर इन दोनों का भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है इस समय, नागौर की साइड, ठीक है। और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, और इसके अलावा ये चट्टानें जो है संगमरमर के रूप में होती है। संगमरमर एक पत्थर का नाम है जो राजस्थान में काला, भूरा, लाल, गुलाबी अलग अलग कलर के मिलते हैं ये। फिर आ जाता है लूनी बेसिन, लास्ट वाला, ये वाला जो हिस्सा है हमारा लूनी बेसिन आ जाता है। देखो सबसे पहले लूनी नदी जो थी उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि लूनी नदी जो है यहाँ पर बहती है, उसके बारे में बता देती हूँ कि अजमेर से निकलती है ये नदी, ठीक है, और नाग की पहाड़ियां हैं जहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां सबसे ज्यादा हैं, जैसे जोजड़ी, सूकड़ी, सगाई, जवाई, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं वहां पर लूनी नदी की। और लूनी नदी के बहने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, लूनी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। और क्षेत्र कौन से आ जाते हैं इसके अंदर, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। ये लूनी बेसिन का पानी जो है ना बाड़मेर से आगे जाकर जो है वो ये खारा हो जाता है, बालोतरा से आगे, बालोतरा बाड़मेर में है, तो वहां जाकर ये पानी जो है वो खारा हो जाता है। उससे पहले जो है ये पानी बिल्कुल मीठा होता है अजमेर वाली साइड, लेकिन अजमेर के बाद जब बाड़मेर की साइड जाती है तो पानी कैसा हो जाता है इसका, खारा हो जाता है। इसके अलावा इसके देखो कई सारे बांध भी है जैसे लूनी नदी के ऊपर, जैसे कौन से है, जसवंत सागर बांध है, नाकोड़ा है, हेमावास है, बाकली है, जवाई बांध भी है, ठीक है। जवाई इसकी जो है सहायक नदी है, तो वहां पर पाए जाने वाला बांध कौन सा है, जवाई बांध है। मिट्टी लवणीय यानी कि सैलाइन है, ठीक है, जहां पर इसकी मिट्टी जो है वो सैलाइन हो जाती है वहां से इसका पानी भी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। उपनाम देखो इसके क्या है, गोड़वार बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें अंदर अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला जो आपको ब्राउन कलर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना,
कहीं पे संकरा है, कहीं पे चोड़ा है, ये सारी की सारी अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला क्या करती है, ये सबसे पहली बात तो है कि ये क्या है, अपने राजस्थान को जो है वो दो भागों में बांटती है। जैसे एक तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो हमारे राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इस साइड तो 50 सेंटीमीटर वर्षा तक हो जाती है, ठीक है। जैसे पश्चिमी मरुस्थल था वहां तो 25 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर चलते हैं ना, पश्चिमी पूरा मरुस्थल जो है अर्ध शुष्क और शुष्क, तो वो 50 सेंटीमीटर माना जाता है। लेकिन अरावली की इस तरफ जितना आपको ग्रीनरी हिस्सा दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 80, 100, 120 के आसपास भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी बांटती है। और इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जो है वो बिल्कुल राजस्थान के बीच में से निकलती है, ठीक है। 61% हिस्सा तो इधर रह जाता है, बाकी 41 जो है वो इधर रह जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अरावली पर्वतमाला जो है इसको दो भागों में बांटती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली क्या क्या चीजें, एक तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और दूसरी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। एक देखो इसका जो युग माना जाता है ना कि ये किस समय जो है वो इसका बनी थी अरावली पर्वतमाला, तो उस युग को कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। वो प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, मैंने आपको शुरू में पेंजिया और पैंथालासा बताया था। जिसमें पेंजिया जो था जब दो भागों में विभाजित हुआ था, अर्थ के जब मतलब दो टुकड़ों में जो विभाजित हुआ था, ठोस वाला भाग जो था, जब वो दो भागों में विभाजित हुआ था ना, तो वो युग जो कौन सा था, वो प्री कैम्ब्रियन युग कहलाया था। इसी वजह से इसकी उत्पत्ति किस समय कहलाती है, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर कहलाती है। मैंने आपको बताया था ना, अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, जो वो दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीच में जो भी वनस्पति है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे जो भी गए, वो सब क्या है, दबाव पड़ने के कारण वो ऊपर उठ गए। और ऊपर उठने के कारण क्या हुआ, वो भाग जो है वो अरावली पर्वतमाला कहलाई। और वो युग जो था वो कौन सा कहलाया, प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है। देखो हमेशा से ये इतनी ही पतली नहीं थी, ठीक है। उस समय जो है जब बनी थी तब तो बहुत ऊंची थी, लेकिन धीरे धीरे नदियों का बहना, मिट्टी का कटाव होना, पवनों का चलना, इस वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो है वो इसकी हाइट जो है वो बहुत ही कम रह गई है आज के टाइम में। तो देखो इसको जैसे अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये देखिए अरावली पर्वतमाला है। इसका सामान्य परिचय है जैसे कि प्री कैम्ब्रियन युग में जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि प्री कैम्ब्रियन युग कौन सा है, तो पेंजिया को जब दो भागों में विभाजित होने का जो समय था वो कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है। ये देखो जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, दोनों ने एक दूसरे को प्रेशराइज किया, इधर से इसने प्रेशर की लगाया और इधर से इसने प्रेशर लगाया, तो जो बीच में जो नदियों के थ्रू जो भी वनस्पति या जो भी पेड़ पौधे जो सब गए, जिसके कारण ही तो अपन को यहाँ पर क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा खनिज वगैरह मिलते हैं। तो इसी वजह से ये जो पर्वतमाला जो बनी ये इसी की वजह से बनी है। तो इस युग को क्या कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि पर्वतमाला जो है वो किस युग की कहलाती है, वो प्री कैम्ब्रियन युग की कहलाती है। ऊंचाई देखो सबसे पहले कितनी थी प्रारंभिक में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बनी थी तब इसकी ऊंचाई काफी थी, तो उस समय तो देखो 2700 से 2800 मीटर थी, ठीक है। जैसे अपन बचपन में डायग्राम नहीं बनाते थे, जैसे एक झोपड़ी बनाते थे और पहाड़ बनाते थे, उसमें इस तरह के पहाड़ बनाते थे, तो उस समय इसकी आकृति ऐसी थी, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ थे, लेकिन अब बहुत ही कम रह गए हैं, ठीक है। अब तो इसकी आकृति देखो ऐसी रह गई है, ठीक है। पहले ऐसी थी, पहले वलयाकार थी, अब अवशिष्ट, यानी कि अवशिष्ट उसको कहा जाता है जब कोई चीज जो है जिसके अंदर से कुछ चीजें कम हो जाए या टूट जाए तो वो अवशिष्ट कहलाता है, यानी कि बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो वो क्या है, इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, अवशिष्ट है। और प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, वलयाकार था। तो प्रारंभ में इसकी ऊंचाई देखो 2700 से 2800 मीटर थी, कितनी ऊंची थी पहले, ठीक है। बाद में सिर्फ 930 मीटर रह गई है, किसके कारण, अपरदन या इरोशन के कारण। इरोशन वही है मिट्टी का कटाव होना, जिसकी वजह से क्या है, पत्थर वगैरह टूट टूट कर जो नीचे आ गए बहकर, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई तो है वो बहुत ही कम रह गई है। आज के टाइम में इसकी ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। फिर देखो हिस्सा किसका माना जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, और पर्वत निर्माण की दृष्टि से शांत माना जाता है। क्योंकि शांत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जितना निर्माण होना था ना उतना हो चुका। कई बार जैसे कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिनका निर्माण जो होता है लगातार होता रहता है ना, तो उस समय क्या होता है, वहां पर भूकंप वगैरह आने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है कि भूकंप आने के चांसेस रहे, तो ये बिल्कुल जो है वो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है। फिर देखो यहाँ पर जो चट्टाने पाई जाती है वो कौन सी है, क्वार्टजाइट चट्टाने कहा जाता है, मोटे कणों वाली, ठीक है। इसमें मोटे मोटे कण होते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अलावा ग्रेनाइट के मोटे कण और बेसाल्ट जो है, ये सब जो क्या है मेटल्स के नेम है।
बेसाल्ट है महीन कणों वाले। तो इन दोनों को मिलाकर जो चट्टानें बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। और बाद में जो है वो धीरे धीरे जो कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है, जिनसे अपन को संगमरमर और ये सब पत्थर जो मिलते हैं ना, रॉक्स मिलते हैं, वो बाद में जो कायांतरित चट्टानों में बदलने के बाद मिलते हैं। तो ठीक है, एक तो सबसे पहले कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। युग कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन युग था। और पहले इसकी आकृति कैसी थी, वलयाकार थी। और बाद में जो अब इसकी आकृति कैसी है, अवशिष्ट है। ठीक है, और सबसे पहले जो है वो इसकी लंबाई कितनी थी, ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर तक थी। और अब वर्तमान में कितनी है, 930 मीटर रह गई है। और चट्टानें यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या है, मोटे कण तो है ग्रेनाइट के और महीन कण है बेसाल्ट के। मैंने आपको जब खनिज के टॉपिक करवाए थे उसके अंदर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब बहुत अच्छी तरह से करवाए हुए हैं। तो इनकी जो चट्टानें मिलती है, जब ये दोनों मिलते हैं तो वो चट्टानें कौन सी कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। फिर देखो जिसमें अरावली पर्वतमाला की अन्य विशेषताएं आ जाती है कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताओं में जैसे यहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज है, खनिज दो प्रकार के होते हैं हमारे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। हमने साइंस में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा अलग से भी जो जियोग्राफी में धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब देखो जैसे धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज कैसे होते हैं, जो टूटते नहीं है। ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर इनका टेम्परेचर होता है, गलनांक बिंदु होता है, जिसके ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर ही इनको जो है वो पूरा गला कर जो है वो दूसरी शेप में चेंज किया जाता है। तो ये टूटते नहीं है, और अगर टूटेंगे भी ना तो ये दो हिस्सों में टूटते हैं। ठीक है, और अधात्विक खनिज कैसे होते हैं, चोट लगने पर बिखर जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं खनिज टूट जाते हैं। इसमें अरावली को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्केनो वगैरह जो है उसके कारण जो है, या टैथिस सागर में जितनी वनस्पति थी उसके कारण जो है वो अरावली पर्वतमाला बनी है। तो इसकी वजह से जितने भी धरती के अंदर जितने भी खनिज थे वो सब हमें इसी रूप में मिलते हैं। तो अरावली पर्वतमाला को जो है वो खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब देखो सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन करते हुए जो इन खनिजों का अध्ययन किया गया था, हेरान महोदय जो थे उन्होंने इसका सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किया था। जैसे खोद कर जो है वो अलग अलग तरह के खनिज का आविष्कार करना या उनका खोज करना जो था, उसका श्रेय किसको जाता है, हेरान महोदय को जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कहलाती है ये अरावली पर्वतमाला। और इसकी तुलना किससे की गई है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की गई है, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर है। उस पर्वतमाला से जो है वो इसकी तुलना की गई है। और दूसरी धारवाड़ की पहाड़ियों से की गई है, विंध्याचल श्रृंखला जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, उससे की गई है। ठीक है, तो इन तीन पर्वतमालाओं से जो है हमारी अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। सबसे पहले तो है अल्पेशियन पर्वतमाला जो कि कहाँ है, यूएसए में है। धारवाड़ की पहाड़ियां जो कि कर्नाटक में है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है। तो इन तीनों से जो है वो इसकी तुलना की गई है। भारत में विस्तार देखो इसका कैसे है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है। ठीक है, अरब सागर जो है जैसे राजस्थान के जस्ट पास में देखेंगे ना तो बहुत पास में ही पड़ता है अरब सागर, गुजरात के जस्ट साइड में आता है। जैसे राजस्थान के जस्ट पास में जो गुजरात की सीमा लगती है ना, तो गुजरात के पास में है। तो वहां से सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है ना अरावली पर्वतमाला की, तो वो गुजरात से दिखती है, ये गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे जो है राजस्थान की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसे अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर है वहां से निकली है, तो इस वजह से उसको इसका पिता ही कहेंगे, अरावली पर्वतमाला का पिता कहा जाता है। सबसे पहले खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात में सतह पर दिखाई देती है। मैंने आपको अभी बताया कि गुजरात के जस्ट पास में जो है, ये देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, ये राजस्थान के जस्ट इस तरफ गुजरात है ना, गुजरात के इस तरफ जो सागर बना हुआ है वो कौन सा है, अरब सागर है। और यहीं से जो है वो इसकी ऊंचाई दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं से आती है, गुजरात में सबसे पहले गुजरात की सतह पर दिखाई देती है। खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात में सतह पर दिखाई देती है। विस्तार के राज्य देखो, पहले गुजरात से निकलती है, फिर राजस्थान, और फिर हरियाणा में जाती है, और दिल्ली में ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली में नहीं दिखाई देती है, इसको तोड़ कर मतलब सब कुछ खत्म हो चुकी है, वहां पर बहुत ही कम दिखाई देती है ही नहीं। फिर है राजस्थान में विस्तार है, जैसे